वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी पीसीएस, आरओ और बीओ परीक्षा के लिए जो जीएस है उसके प्रैक्टिस की। तो जीएस में जो है जितने भी प्रश्न आते हैं, चाहे पीसीएस हो या आरओ हो या बीओ हो, उनमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जीएस के, उनको यहाँ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं आरओ फरवरी के लिए, बीओ के लिए या पीसीएस 2024 के लिए। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लगाइए और विश्वास मानिए इसी तरीके के सवाल ही पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला देखिए यहाँ पर 61। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको जो है यहाँ तक 60 तक बता दिया था। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, प्रश्न नंबर 61 देखिए। प्रश्न नंबर 61 है कि किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। वो कौन सा काम है जो आप अगर करोगे तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचेगा, ये प्रश्न है। देखिए सही जवाब इसका बहुत ही आसान, ऑप्शन ए है लकड़ी काटने से, ऑप्शन बी है सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री से बोलते हैं। ठीक, फिर है वन महोत्सव और ये है वन रोपण। ठीक है, तो देखो सही जवाब इसका क्या होगा। तो पर्यावरण को नुकसान किससे पहुंचेगा? पौधे लगाने से ये तो नहीं होगा, वन महोत्सव करने से ये भी नहीं, सामाजिक वानिकी करने से तो बढ़िया चीज़ है सोशल फॉरेस्ट्री। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा लकड़ी काटने से। लकड़ी अगर आप काटोगे तो किसी पेड़ को ही काट रहे होगे ना, तो ये उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, याद रखना। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? सोशल फॉरेस्ट्री होती है जिसमें हम ग्राम वासियों के सहयोग से सामाजिक वनों को विकसित करते हैं गांव के एरिया में। ठीक, वन महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। दूसरा, वन महोत्सव जो हम लोग मनाते हैं इसको शुरू किया था के.एम. मुंशी ने। ठीक है, हाँ, के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव को मनाने की शुरुआत की थी, तो याद रखना। वन रोपण क्या होता है? वन रोपण होता है वनों को रोपना। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड आता है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन जंगल को लगाना, डिफॉरेस्टेशन जंगल को खत्म करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखो भैया, अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? ऑप्शन जीव और वातावरण, ऑप्शन बी मनुष्य और वन, ऑप्शन डी मृदा और वन, और ऑप्शन डी पति और पत्नी। तो भैया पति और पत्नी के बीच भी पर्यावरण को लेकर के कोई बातचीत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। जिन लोगों की शादी हो गई है वो मुझे बताएं कि क्या पति और पत्नी के बीच भी पर्यावरण को लेकर के कोई बात होती है या फिर केवल गृह मंत्रालय की ही बात चलती रहती है। चलिए फिलहाल प्रश्न में वापस लौटते हैं। प्रश्न देखिए, पहला है जीव और वातावरण। देखिए इसका सही जो जवाब होगा वो यही होगा, जीव और वातावरण। ठीक है, जीव और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का जो हम अध्ययन करते हैं वही करते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, हाँ, और ये सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। मनुष्य और वन भी आ जाता है, मृदा और जल भी आ जाता है, क्योंकि जब हमने कह दिया वातावरण तो वातावरण में वन भी आ गया, जल भी आ गया, मिट्टी भी आ गई, सब कुछ आ गया। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है साथियों बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही आसान सा, मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है, ये प्रश्न है। ज्योग्राफी का कोर टॉपिक है, मिट्टी उसी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है सघन वर्षा से, वनों के विनाश से, अतिचारण से या वन रोपण से। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सॉइल इरोजन होता क्या है। सॉइल इरोजन क्या चीज़ है? देखो, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी की पहली उपजाऊ परत का
अपना मूल स्थान छोड़ करके कहीं और चला जाना। जो मिट्टी आज इस जगह पर है, अगर वो किसी भी तरीके से उसकी पहली उपजाऊ परत जो उसके सबसे ऊपर है, अगर वो इस स्थान को छोड़ करके कहीं और चली गई किसी भी तरीके से, चाहे पानी से चली गई, चाहे हवा से चली गई या बह गई, कुछ भी हुआ, इसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो है साथियों वो वर्षा से भी होता है, ध्यान रखना, ठीक। अतिचारण, अतिचारण मतलब ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब जहाँ पर पशुओं को बहुत बुरी तरह से चराया जाता हो। मतलब ये पशुओं के लिए बुरा नहीं है, पशुओं के तो बढ़िया, हमें तो मौज आ रही है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो पशु चारे की बात कर रहे हैं कि कोई घास का मैदान है और वहाँ पर लगातार जो है चराई चल रही है, लगातार बड़े पैमाने पर, तो क्या होगा, उसकी जो मिट्टी है वो कमज़ोर हो जाएगी और अपना स्थान छोड़ करके चली जाएगी। तो अतिचारण एक समस्या है, ओवर ग्रेजिंग। वनों के विनाश से भी साथियों जो है मृदा क्षरण होता है। कैसे होता है कि साथियों जिस स्थान पर वन होते हैं, मतलब जिस स्थान पर पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो मिट्टी को बांधे रखती हैं। अगर कहीं पर पेड़ है और वहाँ पानी डालोगे तो मिट्टी बहेगी नहीं, क्योंकि उस मिट्टी को बांधे हुए है कौन, पेड़। देखिए, पेड़ को सहारा दे रही है मिट्टी और मिट्टी को सहारा दे रहा है पेड़, दोनों एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। तो अगर आप वनों को काट दोगे तो जब वन ही नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो जड़ भी नहीं होगी, और जड़ नहीं होगी तो वो मिट्टी आसानी से बह जाएगी, बारिश के साथ बह जाएगी, हवा के साथ बह जाएगी, किसी भी तरीके से बह जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है। अब रोकने की बात है भाई, इसको तो रोकने के लिए इस ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो इस ऑप्शन के अनुसार जो है वो सवाल का जवाब होगा वन रोपण। वृक्ष लगाने से रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही एक उपाय है। मल्चिंग भी एक प्रोसेस होता है, मतलब मल्चिंग एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से सॉइल इरोजन को रोका जाता है। बाकी सॉइल इरोजन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। शीट इरोजन होता है, गली इरोजन होता है, रेल इरोजन होता है, ये सब जो है इरोजन के टाइप है। अगर आप लोग कमेंट करो, ठीक, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत निराशाजनक है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप इस चैनल को ग्रो नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल को लेकर के। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट करिए। व्यूज़ बहुत कम आते हैं, 40-40, 45-45 व्यूज़ आते हैं, जबकि मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत से मैं काम कर लूँ कि अगर इस सीरीज़ से मान लीजिए आपको एक सवाल भी पेपर में मिल गया, या मेरे एक्सप्लेनेशन करने से आपका एक सवाल पेपर में सही हो गया, तो वो मेहनत सफल है। तो बस मेरी ये अपील है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, बस यही एक अपील है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, तो मैं प्रॉपर ज्योग्राफी की बोर्ड पर क्लास लूँगा। एक एक टॉपिक आपको ऐसा बताऊँगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। फिर चाहे आप PCS दे आना, IAS दे आना, कोई भी पेपर दे आना, ज्योग्राफी को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एकदम अप लेवल तक हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो भाई सपोर्ट तो आपको देखो करना पड़ेगा, क्योंकि जब व्यूज़ वगैरह नहीं आते ना, अब इतनी मेहनत में मैं आपको बताऊं, अगर मैं कैसे वीडियो बना रहा हूं, तो इतनी सर्दी में भी मैंने 4-4, 5-5 पंखे चला रखे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा हॉल है। इस हॉल में आवाज़, अगर मैं पंखे बंद कर लूँगा तो आवाज़ गूंजेगी, बाहर रोड का साउंड आएगा, ठीक। तो जितने मेरे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों के हिसाब से मैं यह काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पंखे चला रखे हैं जिससे आवाज़ थोड़ा कम गूंजे, और इतनी ठंडी हवा आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो बस उम्मीद मेरी केवल इतनी है आप लोगों से कि आप थोड़ा इसको सपोर्ट करिए, बस थोड़ा सा। चलिए देखो भाई, ये यूपी स्पेशल का सवाल इसमें घुस आया है ज़बरदस्ती। लखनऊ जिले की सीमा किसके साथ स्पर्श नहीं करती है, ठीक। ऑप्शन है बलिया, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी। तो देखो, ये जो तीनों हैं ये लखनऊ के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन बलिया सीमा नहीं बनाता। बलिया सीमा बनाता है बिहार के साथ। दूसरा, बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, सही है ना। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, ये तो सीधे सीधे आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक विश्व धरोहर स्थल है? अब देखो, अब आप सोचोगे यार ये सवाल हम कैसे कर पाएंगे, ये वास्तविकता है। इस सवाल को आप लोग नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है। आप क्या, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, और मैं क्या,
जितने भी लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं शायद उनको भी इस सवाल को करने में दिक्कत आए। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो याद रखना, पेपर में सारे सवाल करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ सवाल छोड़ने के लिए भी होते हैं। आपको सारे में से सारे थोड़ी करने हैं, आपको कुछ सवाल छोड़ने भी तो हैं। तो ये उसी टाइप का सवाल है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपने इसमें तुक्का मारा तो ये 1 नंबर आपको देने की जगह आपका 1 नंबर कटवा देगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो कुछ सवाल पेपर में छोड़ने के लिए भी होते हैं, उन्हीं में से ये सवाल है। फिलहाल इसका आंसर डी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए भाई, एनवायरनमेंट का बहुत ही बेसिक और कॉमन क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो, एजेंडा 21, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सतत विकास, ऑप्शन बी परमाणु निशस्त्रीकरण, ऑप्शन सी पेटेंट संरक्षण, ऑप्शन डी कृषि संबंधी परिधान। ये है। अब एजेंडा 21 देखिए जुड़ा हुआ है किससे? एजेंडा 21 जुड़ा हुआ है सीधे सीधे इन्वायरमेंट से। एजेंडा 21 है क्या, जरा आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या चीज़ है ये। देखो जरा, एजेंडा 21 की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखो एजेंडा 21 आया है रियो के अर्थ समिट में, जो कि हुआ था 1992 में। इसे हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992, जो कि हुआ था रियो डी जेनेरो में। और इसमें हमने पूरी दुनिया में किस तरीके से विकास करना है, विकास को किस तरीके से करना चाहिए, उसके क्या बेहतर तरीके हो, इसके लिए हमने एक रणनीति बनाई। और इसी के अंतर्गत हमने एक नया सिद्धांत दिया जिसे कहा जाता है सतत विकास। सतत विकास को इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, पेपर में पूछा जाता है कि टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, तो याद रखना 17। मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्या चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पर मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊँगा और इसकी बातचीत करूँगा। ठीक, तो सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21। सतत विकास क्या होता है, थोड़ा बेसिक समझ लो। सतत विकास का मतलब है कि कुछ इस तरीके से विकास करना कि हम आज की आवश्यकताओं को पूरा कर लें और भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा लें, है ना। ऐसा नहीं कि सारा का सारा हम खुद ही खा जाएं। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल सीमित है, अगर सारा का सारा पेट्रोल हम ही उड़ा देंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उसको हम क्या दे के जाएंगे, या कोयला है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें आज की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, और जो फ्यूचर की जो हमारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए वो, मतलब जो फ्यूचर की जनरेशन को चाहिए वो हम बचा पाए। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? तो ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, आपको बिल्कुल इसको याद कर लेना चाहिए, बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए मैं तो कहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा है तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। तो यूनेस्को ने किसको भारत की सबसे बड़ी जैव मंडलीय निधि कहा है? ऑप्शन देखो, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। फिलहाल जो इसका सही जवाब है वो है साथियों ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखना ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को के अनुसार, सबसे बड़ा। दूसरा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है भैया? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। जहाँ तक मैं इसको याद कर पा रहा हूँ संभवतः 1982 के आसपास ये घोषित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है, प्रकाश नीला रंग का क्यों दिखता है? मतलब आकाश जो है नीले रंग का क्यों दिखता है, ये क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे आसानी से, मुझे पता है। प्रकाश के नीले रंग मतलब सॉरी आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या है? चलिए, क्लास 7th 8th या हम कहें 10th का क्वेश्चन है ये, 10th क्लास में पूछा जाता है।
आकाश नीला क्यों दिखता है? तो देखो ध्यान रखना, आकाश के नीले रंग के दिखने का कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, हाँ, शायद स्कैटरिंग ही कहते हैं। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताना क्या स्कैटरिंग कहते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ क्या, आप लोग मुझे बताना। हिंदी में तो एकदम परफेक्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के फैलाव की वजह से, ठीक है, प्रकाश के फैलाव की वजह से आकाश में कैसा दिखता है? नीला दिखता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ कि अगर हम आकाश को हवाई जहाज से देखें, तो वायुयान से अगर आप देखोगे आकाश को, तो वो ऐसी स्थिति में आपको नीले रंग का नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेगा क्या? वो आपको दिखेगा काला। अगर आप वायुयान से देखोगे ना आकाश को ऊपर की तरफ, तो काला दिखेगा, और जमीन से देखोगे तो नीला दिखेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टतया स्थान रखता है? ठीक है, तो ये देखो सीधे सीधे इसको याद करना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिलहाल जो इसका आंसर है वो है वालपराई। वालपराई कहाँ स्थित है साथियों? वालपराई स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में। और ये जो है इसका एक अन्य नाम है वो है पूनाची मलाई। तो वालपराई का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है पूनाची मलाई। ठीक, इसके नाम से भी इसको जानते हैं, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार, दिल्ली की समस्या से जुड़ा हुआ है भाई, दिल्ली की समस्या से जुड़ा हुआ है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? अगर बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया है तो किसके द्वारा वो साफ हो जाएगा? दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या है ये पॉल्यूशन की। तो देखो, अगर इस कमरे में, जैसे ये हॉल है बहुत बड़ा, इस हॉल में साथियों अगर बहुत सारा धुआं इकट्ठा हो जाए, ठीक, वो तो तैरता रहेगा, लेकिन अगर इस हॉल में उस धुएं को हमें समाप्त करना है या नीचे बिठाना है, तो हम क्या करें? पानी की फुहार कर दें। पानी की फुहार करेंगे तो जो धूल के कण होंगे, जो प्रदूषक होंगे, ठीक है, जो स्मॉग होगा, वो पानी के साथ नीचे बैठ जाएगा। और जैसे ही मैं इस कमरे में पानी का छिड़काव करूँगा, जितनी भी प्रदूषण होगा, जितना भी स्मॉग होगा, वो सब पानी के साथ नीचे चला जाएगा और ये कमरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में जब बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद वहाँ का वायुमंडल एकदम स्वच्छ हो जाता है, पॉल्यूशन का लेवल जो है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो एकदम अच्छा हो जाता है। ठीक है, ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि पानी बरसेगा तो जितने भी प्रदूषक जो हवा में तैर रहे हैं वो सब बारिश के साथ नीचे आ जाएंगे और वायुमंडल साफ हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा साथियों? वर्षा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? मतलब अगर आपको एनवायरनमेंट को बचाना है, उसको संतुलित रखना है, उसको बैलेंस रखना है, तो वो कौन सी चीज़ है जो इसमें आपको हेल्प नहीं करेगी, ये पूछ रहा है। ऑप्शन देखो, वनों का काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल भंडार। तो क्या होगा इसका आंसर? बहुत आसानी से आप लोग कर दोगे। इसका आंसर क्या होगा? वनों को काटना। भैया जंगलों को ही काट डालोगे तो जंगलों को काटने से एनवायरनमेंट का बैलेंस कैसे बनेगा? ये तो बैलेंस आप खराब कर रहे हो। पेड़ ही काट डाला आपने तो एनवायरनमेंट को आपने हेल्प किया या उसको नुकसान पहुंचाया? नुकसान पहुंचाया ना, तो ये मदद नहीं करेगा। बिल्कुल ऑप्शन ए सही है इसका। आगे देखो भाई, आगे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्ट जो है, मतलब बहुत ही बेसिक सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये पूछ रहा है, याद रखना ये आया है 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? अम्ब्रेला एक्ट। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, अच्छा, अम्ब्रेला एक्ट के साथ साथ जो है आपको कुछ अधिनियम और भी हैं जो पता होने चाहिए। ठीक है, वो कौन कौन से हैं दिखाता हूं आपको। जैसे एक आपको इसमें पता होना चाहिए, वो है ये कि जो हमारी हवा है, ठीक है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट,
यानी एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो हमारे पास एक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो हमने एक्ट बनाया है, ठीक, वो बनाया है 1981 में। इसको भी आप लोग याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा वाटर को लेकर भी हमने जो है एक अधिनियम बनाया है, वो भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो पानी को लेकर के, जल को लेकर के जो हमने एक्ट बनाया है, सीधे सीधे मैं नोट करता हूँ, ये हमने बनाया है 1974 में। तो आप जल के लिए याद रखना, एयर के लिए याद रखना, और ये अम्ब्रेला तो है ही। अच्छा, इसको अम्ब्रेला क्यों कहते हैं? इसको अम्ब्रेला ये इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले क्या था, पहले जल के लिए अलग था, वायु के लिए अलग था, मिट्टी के लिए अलग था, अलग अलग थे। फिर हमने क्या किया, इन सबको इकट्ठा कर दिया, एक छाते में ले आए, एक ही छतरी के नीचे ले आए। अब हमने जब कह दिया एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में एयर भी आ गया, वाटर भी आ गया, सॉइल भी आ गया, सब आ गया, इसीलिए इसको कहते हैं अम्ब्रेला एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम नहीं है? ठीक, इसका तो भैया सीधे सीधे आंसर करेंगे हम लोग, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल को आप पढ़ लो और देख लो, ठीक। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जिसका संबंध पर्यावरण से नहीं है भाई, पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? देखो जरा, ऑप्शन है धारणीय विकास, ऑप्शन बी गरीबी कम करना, ऑप्शन सी वातानुकूलन, वातानुकूल मतलब एसी, और कागज के थैलों का प्रयोग। तो भैया देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट से जुड़ा है, एसी भी एनवायरनमेंट से जुड़ा है, और कागज के थैले भी एनवायरनमेंट से जुड़े हैं ना। आप प्लास्टिक का थैला यूज़ नहीं करोगे तो एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचेगा, कागज का थैला यूज़ करोगे तो भी फ़ायदा पहुंचेगा, तो ये भी जुड़ा है। लेकिन गरीबी का देखिए, गरीबी का डायरेक्टली पर्यावरण की सुरक्षा से संबंध नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। कैसे? क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जो भी आप उपाय करोगे, उसमें निम्न वर्गीय जनता और मध्यम वर्गीय जनता का साथ देना बहुत ही आवश्यक है। अब आप कोई बढ़िया सी टेक्नोलॉजी लेकर के आओगे कि ठीक है भैया, जो है हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं कि जो भी आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसे चूल्हे से, है ना, या चूल्हे से लोग रोटियां बना रहे हैं, उससे धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो आप उसकी जगह हम एक टेक्नोलॉजी लेकर के आए, उसे आप यूज़ करो। अब टेक्नोलॉजी है मान लीजिए 50,000 रुपये की, तो गरीब आदमी कहाँ खरीद लेगा उसको? नहीं खरीद पाएगा ना, तो वो टेक्नोलॉजी उसके लिए बेकार है। तो फिर ऐसे में वो वही करेगा जो करता चला आ रहा है। तो गरीबी डायरेक्टली तो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर नुकसान पहुंचाती है, ध्यान रखना। इसीलिए जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक गोल आता है पॉवर्टी को लेकर के, यानी हमें पॉवर्टी जो है ख़त्म करनी है, ठीक है, पॉवर्टी को दुनिया से ख़त्म करना है, क्योंकि पॉवर्टी खत्म होगी तभी इन्वायरमेंट बचेगा, ध्यान रखना। गरीब आदमी के लिए आप इन्वायरमेंट का ज्ञान पेलोगे तो वह घरे आके भगा देगा, कह देगा पहले मैं अपना पेट भरूँ कि पर्यावरण की चिंता करूँ, जब मैं रहूँगा ही नहीं तो इन्वायरमेंट को बचा करके क्या फ़ायदा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। आगे देखो भाई, आगे है स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? ठीक है, क्वेश्चन है बेसिक सा, देखो जरा, अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है स्थायी विकास। तो देखिए, स्थायी विकास की बात आएगी तो भैया नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हीं को हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं को लेकर के हमें स्थायी विकास करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, याद रखना। आगे देखो, आगे है, इनमें से कौन सा एक वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। तो भैया कौन सा ऐसा वृक्ष है जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, देख लिया होगा आपने इसका जवाब। इसका जवाब है यूकेलिप्टस, जिसे पश्चिमी यूपी में कहा जाता है लिपस्टिक। हमारे यहाँ पर इसे नॉर्मल भाषा में, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? लिपस्टिक या फिर सफ़ेदा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा होता है ये। यूकेलिप्टस या लिपस्टिक की जो विशेषता है वो ये कि जिस स्थान पर इसको लगाया जाता है, चूँकि इतना लंबा होता है, तो उस स्थान के आसपास का सारा वाटर यही कंज्यूम कर लेता है। अगर आप इसके पास किसी पौधे को रोपेंगे तो वो पौधा कभी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये उस पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व तो लेने ही नहीं देगा। इसी कारण से यूकेलिप्टस को कहा जाता है पारिस्थितिकी आतंकवादी, याद रखना। ये जहाँ होता है वहाँ दूसरे लोगों को आने नहीं देगा। मूल रूप से जो है इस पौधे को
अगर कहीं बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया था तो वो किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पे जो है दलदली ज़मीन थी, तो उसको समतल करने के लिए, उसको सूखा करने के लिए इसको लगाया गया। बाद में वो भी इससे इतने परेशान हो गए कि उन्होंने इसको लगाना बंद कर दिया। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं पारिस्थितिकी आतंकवादी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भाई ओजोन को लेकर है। ओजोन को लेकर के कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। पहला कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है भाई, ओजोन परत नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे। दूसरा, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से, उच्च ऊर्जा विकिरण मतलब यूवी रेज से बचाती है, ये कह रहे हैं। अब बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखो भाई, पहला कथन बिल्कुल सही है और जो दूसरा कथन है, जो कारण है, वो कथन की व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ये कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की पूरी तरीके से व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ पर है भैया? सीधे सीधे याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास है आंध्र प्रदेश में। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग मुझे इसकी लोकेशन बताइए कि ये कहाँ पर मौजूद है। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। आगे देखो, भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? जैव भौगोलिक मंडल कितने हैं? सीधे सीधे याद रखना है। जवाब है इसका 10। भारत में 10 जैव भौगोलिक मंडल है। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? सीधे सीधे याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जैव विविधता अधिनियम कब आया है साथियों? जैव विविधता अधिनियम आया है सन 2002 में, दिसंबर के महीने में आया, ये भी याद रखना। दिसंबर 2002 में, दिसंबर ही चल रहा है तो सही है भैया, कोइंसिडेंस देखिए। अगला प्रश्न, आज के लिए लास्ट। चलिए, अगला जो प्रश्न है इसमें वो है ये कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम जो सबसे ज़्यादा परमानेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन है मरुस्थल, पर्वत, महासागर और वन। तो देखो, याद रखेंगे हम लोग, जो सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, जो सबसे ज़्यादा जो परमानेंट इकोसिस्टम है वो है महासागर। याद रखना, महासागर सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, और जीवन की शुरुआत भी इस धरती पर महासागरों से ही हुई है। और एक फैक्ट आपको मैं ऐसा बताता हूँ जो आपको लगता होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे पूछे कि धरती पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो हो सकता है आप लोग इसका जवाब दो अमेजन के जंगल या पेड़ पौधे। नहीं, याद रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही है महासागरों से ही आ रही है, ध्यान रखना। तो महासागरों को बचाना कितना ज़रूरी है, इस बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। ये हुआ साथियों आज का हमारा पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ नई जानकारी मिली होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। काम करने में बस आनंद आना चाहिए कि लगे कि हाँ जो मेहनत कर रहे हैं वो जायज़ है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।